हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो है हम इतिहास के प्रश्नों का पीवाईक्यू देखेंगे। और आज हम जो है जीआईसी प्रवक्ता का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है जून मंथ में। आप सभी लोग डेट भी जानते होंगे। इसमें जो पहले के एग्ज़ाम हुए थे, जैसे 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, 2015 में हुआ था, 17 में हुआ था, 20 में हुआ था। इन सभी को हम इन सभी के पीवाईक्यू जो है मुख्यतः इतिहास के सेक्शन के जो भी सवाल हुए थे इतिहास के सब्जेक्ट से, उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आज ये हमारी पहली क्लास है। अगर आप लोगों का प्यार इस क्लास को मिलता है तो हम आगे के जो 2017 के पेपर हैं, 2015 के हैं, 2012 के हैं, 2009 का जो जीआईसी आश्रम पद्धति वाला एग्ज़ाम हुआ था, इसके अलावा 2018 का जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, इसको भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी जो है इस वीडियो में अपना प्यार और जो है सहयोग दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ जो मैं आपको करवा रहा हूँ क्लास, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है, देखिए आप लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा, गलती से आपको दिख गया, अगला जो होगा वो नहीं दिखाई पड़ेगा। पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे। तो ये आपको बताना है कि किस जो है पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण इन्होंने खोजे थे, किसने, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हैंड एक्स इसको बोलते हैं, क्लीवर परंपरा का है ये हैंड एक्स। तो ये सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ जो है भूतत्व सर्वेक्षण जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और इन्होंने 1863 ईस्वी में चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया था, जो क्वार्टजाइट या स्फुटिक जो पत्थर होता है उससे निर्मित था। और यह पाषाण उपकरण जो है हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। अगला सवाल देखिए, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा दमदमा के पशुओं की हड्डियां का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो दमदमा में जो पशुओं की हड्डियां मिली थी, इसका जो अध्ययन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था पीके थॉमस और जो है पीपी जोगलेकर के द्वारा। ठीक है, पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा ये किया गया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आज के इस सेशन में हम जो है 40 क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगर आपको प्यार इस सेशन को मिलता है तो हम जो है आगे का भी सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। सभी के सभी पीवाईक्यू आएंगे, और इधर से उधर से कहीं भी से भी मैं आपको जो है क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सीधा सीधा आपको जो है पीवाईक्यू ही करवाऊंगा। तो देखिए तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है, उसके पहले हम दूसरे नंबर का जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन जो है पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा किया गया। इसका उत्खनन वर्ष 1982-83 से 1986-87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर के वर्मा, वीडी मिश्र और जेएन पांडे और जेएन पाल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। झील के किनारे स्थित जो है प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसको जो है लहुरा देव मानते हैं। ठीक है, लहुरा देव मानते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से जो है चावल के जो है प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल लहुरा देव है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि स्थल है। यहाँ से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, पुरास्थल है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती थी। चिरांद बिहार के सारण जिले में है। चिरांद, चेचर, सेनवार, गिरिडीह, ये सभी जो है आपको देखने को मिलेगा। नवपाषाणिक बस्ती जो है इसे सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र जो है माना गया है। अगला सवाल देखिए, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां जो है महिलाएं होती थी। राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा जो है लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, और इसमें से कितनी रत्नियां जो है महिलाएं होती थीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होता है ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 4 जो रत्नियां हैं इनमें से जो है महिलाएं होती थीं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में कुलीन वर्ग से संबंधित राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। और तैत्तिरीय संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या जो है 12 बताई गई है। इनमें से महिलाओं की संख्या 4 थी। और प्रमुख 12 रत्नियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, संग्रिता, छत्ता, सूत, भागदूक, अक्षवा, वावाता, परिवृत्ति, महिषी एवं राजन्य शामिल है। महिषी पटरानी थी, जबकि वावाता राजा की जो है प्रिय रानी थी। परिवृत्ति उपेक्षित रानी थी जो पुत्रहीन थी, तथा वह धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। तथापि जो है वह जो है धार्मिक कार्यों में भाग भी लेती थी। अगला सवाल देखिए, शौनक और पिप्पलाद किस वेद की शाखाएं हैं। शौनक और पिप्पलाद जो है
और ये कौन से वेद की शाखाएं हैं, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी विकल्प, अथर्ववेद की जो है ये शाखाएं हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए शौनक और पिप्पलाद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत आदि के मंत्र और औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है गोपद ब्राह्मण है और इसका कोई अरण्यक नहीं है। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं, साकल, बालखिल्य और वास्कल। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, आप सभी लोग जानते होंगे। सामवेद में मंत्रों की संख्या जो है 1875 है, इनमें से केवल 75 मंत्र हैं शेष ऋग्वेद से जो है ग्रहण किए गए हैं। इसके लिए सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न जो है, इसीलिए इनको अभिन्न माना जाता है। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा जो है कारण आर है। अब आपको बताना है कि आपका कि कथन और कारण में से कौन कौन सा सही है। देखिए कह रहा है जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। जैन धर्म ने जो है युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया है। कारण क्या है, दोनों में जीवों की हिंसा होती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसीलिए जो है जैन धर्म में जो है कृषि और जो है युद्ध दोनों को ही वर्जित किया गया है, क्योंकि इनका मानना है कि दोनों में ही जो है जीवों की हत्या होती है और उन पर जो है हिंसा होती है। तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित किया है, क्योंकि दोनों में जीव की हिंसा होती है। इसके कारण जैन धर्म के अनुयायियों में व्यापारियों और वैश्यों की संख्या अधिक थी। अतः कथन ए और आर जो है दोनों सही है, तथा ए जो है सही व्याख्या आर है, एक ही सही व्याख्या आर है। अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अहिंसा जैन धर्म के जो है 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म ने अहिंसा पर अधिक जोर दिया। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं सत्य पर जोर दिया, जबकि ब्रह्मचर्य नामक 5वें सिद्धांत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला सवाल देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है, ये आपको बताना है। तो 483 जो है किस आधार पर निर्धारित की गई है ये बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार जो है ये निर्धारित की गई है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व जो है कैंटन रिकॉर्ड पर आधारित है। मान्यता है कि भिक्षु संघभद्र ने बुद्ध के परिनिर्वाण की खबर चीन भेजी थी। तब से प्रत्येक वर्ष एक बिंदु डाट को चिन्हित कर बुद्ध की मृत्यु की गणना करने की व्यवस्था कैंटन चीन में जो है बनाई गई थी। अगला सवाल देखिए, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था। राजगृह या गिरिव्रज आप जिसको जानते हैं, इसका जो है वास्तुकार कौन था ये आपको बताना है। तो इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था महागोविंद। ठीक है, महागोविंद था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए महागोविंद मगध का प्रसिद्ध वास्तुकार था, जिसके निर्देशन में मगध नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगृह का निर्माण हुआ। जीवक बिंबिसार का राज्यवेद था। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रदोत के पांडुरोग के इलाज के लिए जीवक को भेजा था। उदयन अथवा उदयभद्र ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी। अगला सवाल देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहले के टाइम पर जो है स्त्रियों की स्थिति कैसी थी बौद्ध धर्म में, इसी से संबंधित आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और इनमें से सही कौन सा है ये बताना है आपको। ठीक है, कह रहा है स्त्रियों के लिए भी निर्माण प्राप्ति संभव और भिक्षुणियों के लिए भी पृथक मठ का निर्माण। तो ये भी दोनों ही सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है तो दोनों ही सही है, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिए बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति थी। भिक्षुणियों के आचरण संबंधी कठोर नियम बनाए गए थे। भिक्षुणी संघ को भिक्षुओं के एक अधीनस्थ संस्था के रूप में ढालने के लिए उन पर 8 शर्तें लागू की गईं। इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए भी निर्माण प्राप्ति को संभव माना गया और उसके लिए पृथक मठ की स्थापना की गई था। दोनों कथन जो है ये सत्य है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का जो है मंत्री नहीं था। निम्नलिखित में से कौन जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत का जो है मंत्री नहीं था, ये आपको बताना है। 10वें नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब आपको कौन सा हो जाएगा। तो जो बंधुल है ये इनका जो है मंत्री नहीं था, बाकी श्रीवृद्ध, मृगधर और दीर्घचारण ये सभी इनके जो है मंत्री थे। देखिए बंधुल जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था। मृगधर, श्रीवृद्ध और दीर्घचारण इनके मंत्री थे। दीर्घचारण ने षड्यंत्र के द्वारा प्रसेनजीत के पुत्र की जो है विड्डुब को राजा बनाया था। प्रसेनजीत सहायता के लिए अजातशत्रु के पास गया, किंतु राजगृह के नगर द्वार के बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि शीघ्र ही विड्डूब की जो है मृत्यु के कारण अजातशत्रु का कौशल पर जो है अधिकार हो गया था। अगला सवाल देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो है सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था ये आपको बताना है। तो दक्षिणी सबसे महाजनपद अगर देखें, दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक। ठीक है, इसका नाम था अस्मक। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्मक अथवा अस्सक दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। अस्मक का
का अवंती से संघर्ष चलता था, अतः अंततः अवंती ने अस्मक पर अधिकार कर लिया। मत्स्य महाजनपद की जयपुर के समीप स्थित था और इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी। अवंती दो भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जबकि जो है दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, बाहुबली वाली। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। इसकी राजधानी से सोत्तीवती तथा सुक्तिमती थी, चाहे दोनों नाम से जानते हैं, कहीं कहीं सोत्तीवती लिखा रहता है, कहीं कहीं सुक्तिमती। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर चेदी को माना है, जो कि गलत है। अगला सवाल देखिए, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कालाशोक का पुत्र नहीं था। महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है काला जो है शोक का पुत्र नहीं था, तो ये उग्रसेन जो है ये कालाशोक का पुत्र नहीं था, इसीलिए आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, महाबोधि वंश में 9 नंद शासकों की सूची दी गई है, जिनमें उग्रसेन प्रथम, घनानंद अंतिम शासक था। महापद्मनंद को ही उग्रसेन कहा गया है। महाबोधि वंश में कालाशोक के 10 पुत्रों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने संयुक्त शासन किया था। प्रस्तुत विकल्प में जो है कोरंड, वर्ण, कौरव और नंदीवर्धन कालाशोक के पुत्र थे और महापद्मनंद ने कालाशोक और उसके पुत्रों की जो है हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अगला सवाल देखिए, 13वें नंबर का सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण जो है प्रस्तुत किया गया है, किससे, कहाँ से मिलता है, ये आपको बताना है। कहाँ से मिलता है ये? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण जो है प्रस्तुत किया गया है, तो कहाँ, किसमें प्रस्तुत किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा? महावंश टीका में। ठीक है, महावंश टीका में इनका जो है विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। तो मेगास्थनीज ने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका था, और इसमें इन्होंने कौन कौन से जो है राजवंश का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। तो इसमें इन्होंने जो है पांड्य राजवंश का जो है उल्लेख किया है, याद रखिएगा, पांड्य राजवंश का। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के एक राजवंश का इन्होंने जिक्र किया है जिनमें पांड्य है। देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का उल्लेख है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस और राजधानी पाटलिपुत्र को जो है पोलिब्रथा के रूप में उद्धृत किया। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था, ये भी उसने बताया। मेगास्थनीज ने 7 प्रकार की जातियों और भारत में दास प्रथा के न होने का उल्लेख किया है। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य और जो है अविश्वसनीय कहा है। तो स्ट्रेबो ने जो है पूर्णतः इसको अविश्वसनीय कहा है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, कर्ण वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें जो है कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। कर्ण वंश के शासक कौन कौन थे और उनके टाइम पीरियड के हिसाब से उनको जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वसुदेव था। ठीक है, सबसे पहले वसुदेव हो जाएगा। इसके बाद आपका सुशर्मा हो जाएगा। इसके बाद सुशर्मा ने जो है भूमिमित्र हो जाएगा। पहले के बाद तीसरा आएगा और पहले के बाद तीसरा देखिए केवल और केवल बी विकल्प में आ रहा है, तो इसीलिए बी विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, पहले वसुदेव, इसके बाद जो है भूमिमित्र, इसके बाद जो है आपका नारायण और इसके बाद जो है सुशर्मा हो जाएगा। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, कर्ण वंश में कुल 4 शासक हुए हैं जिनका क्रम निम्नलिखित है: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। कर्ण वंशीय शासकों ने 45 वर्षों तक शासन किया। वसुदेव इस वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम शुंग नरेश देवहूति की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अगला सवाल देखिए, किन शासकों के सिक्कों पर जो है धर्मीय या धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण थी? किन शासकों के सिक्कों पर जो है धर्मीय या धार्मिक उपाधि जो है उत्कीर्ण है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये पल्लव वंश के शासक थे, याद रखिएगा। पहलो लिखा है लेकिन इसको पल्लव ही कहेंगे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुप्तकालीन बोबर पांडुलिपि संबंधित है। गुप्तकालीन बोबर पांडुलिपि जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयुर्वेद से। ये किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा जब PDF आएगा। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है पर मैं सभी की एक्सप्लेनेशन जो है नहीं बता सकता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ये आपको बताना है। तो कौन ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी उसको ककुम बोलते थे, याद रखिएगा, उसको ककुम बोलते थे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख में वर्णित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुकुम थी। कहोम लेख में उल्लिखित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की जो है प्रतिमा बनवाई थी। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, ये आपको बताना है। पुलकेशिन द्वितीय के कौन से जो है सामंत ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगराज दुर्विनीत। गंगराज दुर्विनीत ने की थी। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए व्याकरण ग्रंथ शब्दावतार की जो है रचना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के सामंत जो है गंगराज दुर्विनीत ने की थी और ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है और इस प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति हैं जिन्होंने स्वयं की तुलना कालिदास और भारवी से की है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया, ये आपको बताना है। 20वें नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये अमोघ वर्ष थे, याद रखिएगा अमोघ वर्ष, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 21 नंबर, निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था। मालदीव की विजय करने वाला पहला चोल शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है ये आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मालदीव की विजय करने वाला जो पहला चोल शासक था उसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। राजराज प्रथम ने जो केरल, पांड्य, उत्तरी सिंहल, कलिंग, पश्चिमी गंगा और मालदीव को जो है जीता था और इसने जो है राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया था और वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को जो है बंदी बना लिया था। तो ये काफ़ी जो है पावरफुल राजवंश था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही है, ये आपको बताना है। कौन कौन से सही है त्रिपक्षीय में, मिहिर भोज, ध्रुव धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय और देवपाल, या रामचंद्र अमोघ वर्ष प्रथम, या विग्रहपाल। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, तो इसमें अगर हम देखेंगे अब कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो इनके जो है जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये जो है नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय और देवपाल के बीच में था और इसके अलावा रामचंद्र अमोघ वर्ष प्रथम और विग्रहपाल के बीच में था। तो ये आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है, केवल 2 और 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के मध्य संघर्ष हुआ जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु स्वयं राष्ट्रकूट शासक ध्रुपद से पराजित हुआ। और संघर्ष के अंतिम चरण में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिरभोज ने पाल शासक और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। संघर्ष के अंत में प्रतिहारों को सफलता मिली और इस प्रकार युग्म जो है एक गलत है, बाकी सभी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था, किसके लिए प्रयोग होता था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यह अंतःपुर प्रभारी के लिए जो है कंचुकी नामक शब्द का जो है प्रयोग होता था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। देखिए प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी पद का प्रयोग जो है अंतःपुर के प्रभारी के लिए होता था। हर्षकालीन प्रशासन में कंचुकी वेत्री का उल्लेख हुआ है। अगला सवाल देखिए, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि, क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी, किसने की थी ये आपको बताना है। तो ये किसने किया था, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका J.L. ब्रॉकिंगटन ने। J.L. ब्रॉकिंगटन ने, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस कालावधि में कल्हड़ की जो है राजतरंगिणी लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है राजतरंगिणी, किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और कौन से जो है पीरियड या कौन से टाइम पर जो है लिखी गई थी ये, तो ये लिखी गई थी आपका 1148 से 1150 के बीच में, ठीक है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में, तो ये आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प। देखिए कल्हड़ की राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में महाभारत शैली में लिखी हुई पुस्तक है। इसकी रचना 1148 में प्रारंभ हुई और 1150 में पूर्ण हुई। इसमें कुल 8 तरंग अध्याय और 7826 श्लोक हैं। विक्टर नित्य ने कल्हड़ को भारत में उत्पन्न एकमात्र महान इतिहासकार कहा है। जोन राज तत्पश्चात श्रीवरे, प्रागभट्ट व सुका ने मिलकर राजतरंगिणी का विस्तार किया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु जो है युद्ध के मैदान में हुई थी। कौन से राजा की मृत्यु जो है युद्ध के मैदान में हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशोवर्मन, ठीक है। यशोवर्मन की मृत्यु हुई थी, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कामरूप किसको, कामरूप का पुराना नाम किसका कामरूप नाम था, तो असम का। ये भी आप याद रखिएगा, पहले जो है असम को जो है कामरूप के नाम से जानते थे और ये भास्कर वर्मन जो है वहीं का शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कामरूप जो है किसका प्राचीन नाम था, तो ये असम का जो है कामरूप नाम था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से अगर हम देखें तो उदयगिरी शिलालेख जो है सामंत जो है सनकानिक से संबंधित है। सांची शिलालेख जो है सामंत आम्रकादर्भ से संबंधित है और उदयगिरी गुफालेख जो है मंत्री वीरसेन शैव से संबंधित है। लेकिन बिलसद अभिलेख जो है सामंत जो है क्षीरत दत्त से संबंधित नहीं है। ये जो है कुमारगुप्त प्रथम का जो है अभिलेख है, याद रखिएगा। इसमें ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण कार्तिकेय के मंदिर बनाने का जो है उल्लेख इसमें मिलता है उसके द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा, डी विकल्प जो है ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है उदयगिरी शिलालेख का संबंध सामंत सनकानिक से है, ये ऊपर जो लिखा है उसी के बारे में कहा गया है।
अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध वैद्य जो है वाग्भट की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध जो है वैद्य वाग्भट की रचना थी, तो इनकी रचना क्या थी ये आपको बताना है। तो इनकी रचना थी, उसका नाम था अष्टांग संग्रह। ठीक है, अष्टांग संग्रह इनकी रचना थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 6ठी शताब्दी में वैद्य वाग्भट के द्वारा प्रसिद्ध कृतियाँ अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह हैं, जो है काशिका वृत्ति पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर रचित वृत्ति ग्रंथ है, और इसकी रचना जयदित्य और वामन ने की थी। श्री हर्ष द्वारा रचित संस्कृत रचना नैषध चरित में नल दमयंती की कथा का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है। पेपर टफ है, आपको जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से जा पाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? सबसे पहले जो है हिंदुस्तान नाम का उल्लेख कौन से राजवंश के अभिलेखों में हुआ है, ये आपको बताना है। 30 नंबर का ये सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ससानियों के। ठीक है, ससानियों के बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में हुआ है। 3 भाषाओं में रचित ईरानी पहलवी व यूनानी में इस लेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सिंध व उसके डेल्टा के लिए था। अज्ञात लेखक द्वारा रचित फारसी ग्रंथ जो है हुडूद अल आलम में पहली बार हिंदुस्तान शब्द पूरे उपमहाद्वीप के लिए वर्णित है। अगला सवाल देखिए, श्लेष या द्व्यर्थी में लिखा गया प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है। मध्यकाल का ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। श्लेष द्व्यर्थी में लिखा गया प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरित। रामचरित जो है यही आपका सही हो जाएगा। देखिए, रामचरित श्लेष द्व्यर्थी में लिखा हुआ प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी ने की है, जिसमें पाल शासक रामपाल की उपलब्धियों का जो है वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए, नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा जो है ये ग्रंथ लिखा गया है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक अमर सिंह है। वस्तुतः यह संस्कृत व्याकरण पर लिखी पुस्तक अमरकोश का वास्तविक नाम है, और यह गुप्तकालीन ग्रंथ है। क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं वृहत कथा मंजरी, कवि कंठाभरण, भारत मंजरी, कला विलास और समय मातृका है। ऐसे ही कालिदास का तो आप जानते हैं, इनको जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और इन्होंने ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविका, निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। अगला सवाल देखिए, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को जो है कानूनी मान्यता दी थी ये आपको बताना है। तो नारद और पराशर ने। नारद और पराशर ने। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? परमार्थ जो है किस काल के बौद्ध विद्वान थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 34वें नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्तकाल। गुप्तकाल के ये है प्रसिद्ध जो है बौद्ध विद्वान थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, परमार्थ गुप्तकालीन बौद्ध विद्वान थे। 549 ईस्वी में गुप्त सम्राट द्वारा भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में परमार्थ चीन गए। परमार्थ उज्जैन के निवासी थे। उनकी मृत्यु चीन के कैंटन में हुई थी। मौर्य काल में मुगली पुत्र तिस्य और कुषाण काल में वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन प्रसिद्ध विद्वान थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार से संबद्ध थे, और उन्हें शून्यवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है कावेरी डेल्टा से संबंधित है। याद रखिएगा, कावेरी डेल्टा से। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद जो है गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? कौन से शासक ने बनाया था ये आपको बताना है। 36 नंबर का सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिलोचन पाल ने। ठीक है, त्रिलोचन पाल ने ऐसा किया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आनंद पाल के पुत्र त्रिलोचन पाल ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया, जिसे महमूद ने पराजित किया। त्रिलोचन पाल शाहिया वंश का शासक था। महमूद गजनवी का प्रथम भारतीय आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर हुआ। अपनी पराजय से खिन्न होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल के बाद क्रमशः आनंदपाल और त्रिलोचन पाल शासक हुए। महमूद ने आनंदपाल को 2 बार पराजित किया। अगला सवाल देखिए, निजामुद्दीन जैनुद्दी वजीर था। निजामुद्दीन जैनुद्दीन जुनैदी जो है ये किसका वजीर था ये आपको बताना है। निजामुद्दीन जुनैदी इसका नाम है, और ये जो है किसका जो है वजीर था? तो ये इल्तुतमिश का वजीर था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश का। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, और इल्तुतमिश ने जो है एकता व्यवस्था और तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। उसने चांदी का सिक्का जैसे टंका कहते हैं और तांबे का जो है जीतल चलवाया था। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को जो है पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था, ये भी आपको बताना है। 38 नंबर का सवाल है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयचंद को। ठीक है, जयचंद को। और बाद में यही मिलकर जो है पृथ्वीराज के साथ जो है इनका युद्ध करवाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर बनारस पर अधिकार कर लिया। वस्तुतः 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय का सहयोग नहीं किया। पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। बनारस पर अधिकार करने के बाद वहां मंदिरों को जो है नष्ट कर मस्जिदें बनवाई। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, ये आपको बताना है। तो इनका नाम था जफर खां। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी। अलाउद्दीन के समय भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से मंगोलों के निरंतर आक्रमण हुए। 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। किली के मैदान में सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोलों का मुकाबला किया। सुल्तान और नुसरत खां सेना के मध्य भाग में, उलूग खां वाम भाग में और जफर खां दाहिने भाग पर था। जफर खां के शौर्यपूर्ण प्रदर्शन से मंगोलों की हार हुई, किंतु वह स्वयं जो है युद्ध में मारा गया था। अगला सवाल देखिए, अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर जो है ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबू माशर। अबू माशर ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था और वह प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी भाषा के विकास में योगदान दिया था। आज के सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों, कह रहा है किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान आकत खां का विद्रोह हुआ था? कौन से सुल्तान के शासनकाल में? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुआ था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर आपका प्यार इस सेशन को मिलता है तो हम आगे जो है क्वेश्चन करवाएंगे, लंबा सेशन आपके लिए लेंगे। और ये सभी 4-5 जो पेपर हैं जो मैंने आपको बताया कौन कौन से, तो जो 2020 में हुआ था ये अभी आप देख ही रहे हैं। इसके बाद 2017, 2015, 2012, 2009 और 2018 के पेपर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो अपलोड हो मिल जाए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस क्लास की PDF प्राप्त कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।